भारत के दक्षिणी राज्य केरल के शांत नजारों, नारियल के पेड़ों और चारों तरफ फैली हरियाली के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उन मासूम लड़कियों की जिन्हें प्यार, दोस्ती और भरोसे के नाम पर एक ऐसे नरक में धकेल दिया गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ हर साल सुनियोजित तरीके से हजारों लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें पहले कॉलेज के हॉस्टल्स में दोस्ती के जाल में फंसाया जाता है, फिर धीरे धीरे ड्रग्स देकर उनके जज्बातों से खेला जाता है और अंत में मानसिक रूप से इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वे अपना धर्म और परिवार सब कुछ छोड़ देती हैं। इसके बाद उन्हें बेहतर भविष्य, रूहानी सुकून और जन्नत का झूठा झांसा देकर मिडिल ईस्ट के अशांत देशों में ले जाया जाता है, जहां पहुंचते ही उनकी पहचान मिटा दी जाती है और उन्हें आतंकियों की गुलाम, यौन दासी और मानव बम बनाने के लिए तैयार किया जाता है। कहानी की मुख्य पात्र शालिनी है, जो एक बेहद मासूम और मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार की लाडली बेटी है। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और नर्स बनकर बीमारों की सेवा करने के सपने लेकर एक बड़े नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेती है। वहाँ हॉस्टल के कमरे में उसे 3 और रूममेट्स मिलती हैं। पहली है निमा मैथ्यू, जो एक कट्टर ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती है। दूसरी है गीतांजलि, जिसके पिता एक पुराने और कड़े कम्युनिस्ट नेता थे और जो खुद किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखती थी। चौथी लड़की का नाम आसिफा है, जिसके पहनावे और व्यवहार से वो एक साधारण छात्रा लगती थी। लेकिन शालिनी और बाकी लड़कियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसिफा कोई सामान्य छात्रा नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सिंडिकेट की एक बहुत ही ट्रेंड हैंडलर है, जिसका काम ही शिकार ढूंढना और उन्हें फंसाना है। कॉलेज के पहले ही दिन से आसिफा ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसने इन तीनों लड़कियों की सोते जागते छुपकर तस्वीरें ली, उनकी आदतों को नोट किया और उनका पूरा व्यक्तिगत डेटा एक गुप्त हेडक्वार्टर भेज दिया, जहां बैठे आका इन लड़कियों के विनाश की पटकथा लिख रहे थे। आसिफा ने बहुत ही धीमी और सधी हुई चालें चलना शुरू किया। वो इन लड़कियों को अपने चचेरे भाई और उसके दोस्तों से मिलवाती है। ये लड़के दिखने में बहुत ही सभ्य, आधुनिक, मददगार और बड़े घरों के लगते हैं। वे अक्सर कॉलेज के बाहर इन लड़कियों का इंतजार करते, इन्हें महंगी गाड़ियों में घुमाने ले जाते, कीमती गिफ्ट्स देते और पिकनिक का लालच देकर शहर से दूर ले जाते। इन मुलाकातों के दौरान वे बहुत ही चालाकी से अपने मजहब की महानता के झूठे किस्से सुनाते और शालिनी और गीतांजलि के मन में उनके अपने देवी देवताओं, ग्रंथों और सदियों पुराने संस्कारों के प्रति नफरत और हीन भावना भर देते। आसिफा उन्हें लगातार यह कहकर डराती कि जो उनके बताए अकेले सही रास्ते पर नहीं चलता, उसे मरने के बाद दोज़ख की आग में हमेशा जलना होगा और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो गीतांजलि के तार्किक और नास्तिक विचारों पर मनोवैज्ञानिक हमला करती है और उसे मानसिक रूप से इतना अस्थिर और कमजोर बना देती है कि वो अपने ही माता पिता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और काफिर समझने लगती है। साजिश का अगला चरण बहुत ही हिंसक और योजनाबद्ध होता है। एक दिन जब ये लड़कियां मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं, तो वहाँ पहले से तय योजना के मुताबिक कुछ भाड़े के गुंडे इनके साथ सरेआम छेड़छाड़, बदतमीजी और हाथापाई करते हैं। जब ये लड़कियां पूरी तरह अपमानित होकर और डर से कांपती हुई हॉस्टल लौटती हैं, तब आसिफा अपना असली जहर उगलती है। वो बहुत ही ठंडे और सहानुभूति भरे अंदाज में कहती है कि देखो, उस भीड़ में इतनी सारी लड़कियां थीं, लेकिन उन गुंडों ने सिर्फ तुम तीनों को ही निशाना क्यों बनाया? क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना था। हिजाब पहनने वाली लड़की को कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता, क्योंकि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ऊपर वाला खुद लेता है। ये डर और असुरक्षा की भावना उनके कोमल दिमागों में इस कदर बैठ जाती है कि वे खुद को समाज में अकेला और लाचार महसूस करने लगती हैं। यहीं से उनके ब्रेन वॉश का सबसे खतरनाक दौर शुरू होता है। इन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करने के नाम पर ऐसी नशीली गोलियां और ड्रग्स दिए जाने लगते हैं जो सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम और सोचने की क्षमता को सुन्न कर देते हैं। इन दवाओं के नशे में इंसान की अपनी कोई इच्छा नहीं बचती। शालिनी प्यार के इस रचे हुए झांसे में आकर प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो रोते हुए अपने प्रेमी से शादी की भीख मांगती है, तो वो लड़का अपनी शराफत का मुखौटा उतारकर फेंक देता है और साफ शर्त रखता है कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत और अपने होने वाले बच्चे की जान प्यारी है, तो तुम्हें अपना धर्म और पहचान अभी इसी वक्त छोड़नी होगी। नशे और मौत के डर की गिरफ्त में फंसी शालिनी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपना सब कुछ छोड़कर उनके बताए रास्ते पर चल पड़ती है। दूसरी तरफ गीतांजलि की हालत और भी भयावह हो जाती है। उसे फंसाने वाला लड़का उसकी कुछ बेहद निजी और आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। वो उसे ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। गीतांजलि का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे अपने बीमार पिता के चेहरे पर थूक देती है और उन्हें दोज़ख की ओर बढ़ने वाला काफिर कहती है। उसे यकीन दिला दिया गया था कि उसके पिता की बीमारी उनके धर्म के कारण है।
लेकिन जब गीतांजलि को अंत में ये कड़वा सच पता चलता है कि उसे कभी प्यार नहीं मिला था, बल्कि उसे सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया और अब उसे सीरिया में आतंकियों को एक गुलाम के तौर पर बेचने की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वो यह असहनीय सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में ही खुदकुशी कर लेती है और तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। शालिनी की शादी रातों रात एक अनजान आदमी से करा दी जाती है और उसे जन्नत दिखाने का वादा करके श्रीलंका और फिर अफगानिस्तान के दुर्गम रास्तों से होते हुए सीरिया के बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाता है। सीरिया पहुंचते ही शालिनी के सामने हकीकत का वो नंगा नाच शुरू होता है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो एक ऐसे कैंप में पहुंचती है जहां हर तरफ सिर्फ मशीन गने, खून से लथपथ लाशें और दहशत का काला साया था। वहां पहुंचते ही उसके सारे दस्तावेज, पासपोर्ट और गहने छीन लिए जाते हैं। उसका पति कुछ ही दिनों बाद एक फिदायीन हमले में मारा जाता है और पति के मरते ही शालिनी की हैसियत एक कचरे से भी बदतर हो जाती है। उसे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप में एक यौनदासी यानी सेक्स स्लेव बनाकर एक छोटे से अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है। शालिनी का छोटा और मासूम बच्चा, जिसने अभी ठीक से अपनी मां को पहचाना भी नहीं था, उसे जबरन गोद से छीन लिया जाता है ताकि उसे बचपन से ही नफरत और बंदूकों के बीच पालकर एक खूंखार आतंकी बनाया जा सके। शालिनी पर दिन रात अनगिनत शारीरिक और रूहानी जुल्म ढाए जाते हैं। वहाँ की जेल जैसी कोठरी में उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने कॉलेज में उसके साथ प्यार का नाटक किया था, वो तो अब किसी नई मासूम शिकार को फंसाने के लिए वापस केरल के कॉलेजों में घूम रहा है। वहाँ उसे कई और बदकिस्मत लड़कियां मिलती हैं जिन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों से इसी तरह ब्रेन वॉश करके और जन्नत का लालच देकर लाया गया था। शालिनी को अब पूरी तरह एहसास होता है कि धर्म और रूहानी सुकून के नाम पर उन्हें सिर्फ जहन्नुम के सबसे अंधेरे और गंदे गड्ढे में धकेला गया है। शालिनी अंत में अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भागने का एक नामुमकिन फैसला करती है। वो कटीली तारों, बारूदी सुरंगों और भूखे आतंकियों की गोलियों के बीच से रात के अंधेरे में भागती है। भागते समय उसके साथ मौजूद उसकी 2 अन्य सहेलियों को आतंकियों ने पीछे से गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन शालिनी अपनी किस्मत और अपनी जान बचाने की तड़प के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने में सफल हो जाती है और उसे संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आज वो एक लोहे की सलाखों वाली अंधेरी कोठरी में कैद है और अपनी ये रूह कंपा देने वाली दास्तां दुनिया के सामने रख रही है ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जिंदगी इस तरह मिट्टी में न मिले। ये कहानी पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबक और चेतावनी है। ये हमें बताती है कि मोहब्बत और भरोसे का मुखौटा पहनकर आने वाले इन आदमखोर भेड़ियों को समय रहते पहचानना कितना जरूरी है। समाज और सरकारों को ये गहराई से सोचने की जरूरत है कि आज के आधुनिक और शिक्षित दौर में भी मासूमियत और भावनाओं का फायदा उठाकर कैसे सुनियोजित तरीके से हजारों जिंदगियां तबाह की जा रही हैं। ये केवल एक लड़की की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश है जो हमारे शिक्षा संस्थानों और सामाजिक ताने बाने के आसपास एक दीमक की तरह सक्रिय है। हमें अपने परिवार की बेटियों और बहनों को इस मनोवैज्ञानिक गुलामी, नशीले फरेब और मजहबी कट्टरता के झूठे वादों के बारे में गहराई से और खुलकर जागरूक करना होगा। शिक्षा के साथ साथ सही और गलत की परख होना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि फिर कभी कोई शालिनी या गीतांजलि इस खौफनाक और अंधेरे जाल में न फंसे और हमारे देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित रह सके।